हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट को करने वाले हैं। वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम 1 और लेसन 5। आज का हमारा जो वीडियो सेशन है, ये पिछले ही वीडियो सेशन का ही अगली कड़ी है। पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने लेसन 4 को देखा था, उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोगों ने डील किया था। आज के इस लेसन 5 में हम लोग 20 वर्ड्स को देखने जा रहे हैं। ये 20 वर्ड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप एकेडमिक इंग्लिश की बात करते हैं, नॉन एकेडमिक की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, या आप न्यूज़पेपर वाली इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, आप इंग्लिश के जिस पहलू को ले ले, सभी पहलू में ये इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एवर्ट। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एवर्ट। चलिए एवर्ट पहले पार्ट ऑफ स्पीच से देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से ये वर्ब है। एवर्ट का मतलब क्या होता है? टालना, होने नहीं देना। अगर आप किसी चीज को अगर आप एवर्ट करते हैं तो आप उसको रोकते हैं, आप उसको टाल देते हैं, आप उसको होने नहीं देते हैं। सरल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होगा रोकना, टालना, होने नहीं देना। अगर आप किसी चीज को अगर आप टाल देते हैं, होने नहीं देते हैं, तो आप उसको एवर्ट करते हैं। चलिए अब हम इसके सिनोनिम्स को देखेंगे। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं। चलिए टालने के लिए, रोकने के लिए हमारे पास और कौन कौन से अच्छे सिनोनिम्स हैं, चलिए देखते हैं। टालने के लिए हमारे पास दो अच्छे फ्रेजल वर्ब है। स्टेप ऑफ, अगर आप किसी चीज को स्टेप ऑफ करते हैं, आप उसको रोकते हैं, होने नहीं देते हैं। हमारे पास दूसरा जो फ्रेजल वर्ब है वह है वार्ड ऑफ। अगर आप कोई चीज को वार्ड ऑफ करते हैं, आप उससे बचते हैं, होने नहीं देते हैं, टाल देते हैं। चलिए टालने के लिए, नहीं होने के लिए हमारे पास और भी वर्ड है प्रिवेंट, और एक बहुत ढंग का वर्ड है फॉयल। अगर आप किसी चीज को फॉयल करते हैं, आप उसको विफल कर देते हैं, होने नहीं देते हैं। चलिए तो एवर्ट का अर्थ हम लोगों ने क्या समझा? एवर्ट का मतलब रोकना, टालना, होने नहीं देना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? स्टेप ऑफ, वार्ड ऑफ, प्रिवेंट और फॉयल। चलिए अब इस पर हम लोग सेंटेंस बना करके इसके यूजेज को समझा जाए। चलिए देखिए हमें इस पर एक सेंटेंस डील करते हैं। द गवर्नमेंट इज डिटरमिन्ड टू ठीक है ना, एवर्ट, ठीक है ना, वाटर क्राइसिस, ठीक है ना, इन मेट्रोज। चलिए इसका हिंदी क्या निकलता है, पहले इसकी हिंदी को समझते हैं हम। सरकार, ठीक है ना, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोस का मतलब महानगर, बड़े शहर, ठीक है ना, मेट्रोस का मतलब महानगर, बड़े शहर। तो कहने का मतलब है कि जो बड़े शहर में आज के डेट में सर्वाधिक जो प्रॉब्लम हो गया है ना, ये वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम हो गया है ना। अब बड़े बड़े शहरों में ना जल संकट आ गए हैं। अब सरकार इस जल संकट को टालने के लिए, जल संकट को रोकने के लिए, कि जल संकट भविष्य में नहीं हो, ठीक है ना, इसके लिए सरकार जो है वो डिटरमिन्ड है, वो तरह तरह के उपाय कर रही है, जैसे जिसके कारण है ना बड़े शहरों में वाटर क्राइसिस नहीं हो। जैसे कि अब अभी आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के केप टाउन में, साउथ अफ्रीका का केप टाउन उसके कैपिटल हुआ करता था, आज वहां पर घोर जल संकट आ गया है कि वहां पर बाहर की ट्रेनों से है ना वो जल मंगाना पड़ रहा है। तो इस तरह का इश्यूज भारत में नहीं हो, ऐसा इस चीज को टालने के लिए ना हमारा जो सरकार है वो दृढ़ संकल्प है, और वो वाटर क्राइसिस को टालने के लिए वो उपाय कर रही है। चलिए तो अगर आप कुछ को एवर्ट करते हैं, आप उसको होने नहीं देते, आप उसको टाल देते हैं। चलिए हम लोग बात को हम आगे देखते हैं। वर्ड नंबर 2। अब हमारा वर्ड नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं, हमारा सेकंड वर्ड क्या है। चलिए हमारा सेकंड वर्ड है हमारा इनडिफरेंट। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इनडिफरेंट। चलिए देखते हैं इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है। इनडिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जिस पर किसी तरह का भाव ना हो, ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है, किसी तरह का चार्ज ये नहीं है। ये व्यक्ति जो है वो न्यूट्रल व्यक्ति है, ठीक है ना, जो उदासीन रहे, उस पर किसी तरह का भाव ना हो। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके थोड़े से सिनोनिम्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड किसी से कोई मतलब नहीं है। एपाथेटिक, इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे एपाथेटिक, और एक बहुत बढ़िया वर्ड है इन्योर्ड। चलिए तो अगर आप किसी चीज के प्रति अगर आप इनडिफरेंट हैं, इसका मतलब है कि आप उसके प्रति उदासीन है, आप पर किसी तरह का भाव नहीं है। चलिए
आवश्यकता पड़ने पर अपने साथ ये प्रीपोजिशन जो इंडिफरेंट है, आवश्यकता पड़ने पर अपने साथ ये प्रीपोजिशन टू लेने वाला ये वर्ड है। देखिए ए वर्ड के साथ प्रीपोजिशन फिक्स नहीं है तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडिफरेंट के साथ एकदम 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 फिक्स प्रीपोजिशन है कि इंडिफरेंट के बाद हम प्रीपोजिशन टू का ही इस्तेमाल करेंगे। आप इस सेंटेंस से आप इस बात को समझ सकते हैं, ही इज इंडिफरेंट टू, ही इज इंडिफरेंट टू बोथ, ठीक है ना, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, चलिए इसकी हिंदी को पहले समझते हैं। क्रिटिसिज्म आलोचना, एक एक चीज को पहले समझते हैं, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म आलोचना, प्रेज मतलब प्रशंसा, इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि वह, ठीक है ना, प्रशंसा और आलोचना दोनों के प्रति उदासीन है। मतलब यदि आप उसका प्रशंसा भी करते हैं तो उस पर कोई तरह का इमोशंस नहीं आएगा, ठीक है ना, वो उदासीन रहेगा, किसी तरह का रिएक्शन नहीं देगा वो। और अगर आप उसकी आलोचना भी करते हैं तो वो किसी प्रकार का वो रिएक्शन नहीं देने वाला व्यक्ति है। तो इनडिफरेंट का मतलब ये होता है ना तो उस पर प्लस चार्ज है ना तो उस पर माइनस चार्ज है। तो बच्चों ये बहुत इनडिफरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, यूज में आने वाला वर्ड है। चलिए इसके अपोजिट को देख लिया जाए, इसके अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट होगा इंथुजियास्टिक, है ना, जोश से भरा हुआ, जोशीला। यदि कोई व्यक्ति अगर इंथुजियास्टिक है तो इसका मतलब उसके अंदर जोश है, उसके अंदर उमंग है। तो इसके लिए सरल जो शब्द होगा वो होगा जोशीला। चलिए हमारा इनडिफरेंट का बात इतना रहा। चलिए हम लोग वर्ड नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। हमारा जो थर्ड वर्ड है वह इन्फर। चलिए इन्फर पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। इन्फर वर्ब होगा और इन्फर का अर्थ होता है निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को इन्फर करते हैं आप उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को इन्फर निकालते हैं आप उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, थोड़ा इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स एक बहुत बढ़िया सिनोनिम्स है डिड्यूस। डिड्यूस का भी अर्थ क्या होता है, निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है ना। डिड्यूस का भी अर्थ होता है निष्कर्ष पर पहुंचना। अगर इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टू रिच एट कंक्लूजन, टू रिच एट कंक्लूजन, ठीक है ना, निष्कर्ष पर पहुंचना। अब आपको दो सेंटेंस दिए रहते हैं, आप साइंस सॉरी रीजनिंग में आप पढ़ते हैं स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस। स्टेटमेंट या कंक्लूजन, इसका एक और साइन हो जाएगा, है ना, टू कंक्लूड, है ना, निष्कर्ष पर पहुंचना। अगर आप कोई चीज को कंक्लूड करते हैं आप उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये डिड्यूस और कंक्लूड ये दो अच्छे वर्ड हैं। चलिए अब हम लोग इस पर एक सेंटेंस डील करके इसके यूजेज को समझते हैं। राम इज अ मैन। चलिए मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, therefore we can, ठीक है ना, infer that राम must die। चलिए ये देखिए ये इन्फर का हम लोगों ने यूज किया है। क्या कर रहा है, राम इज ए मैन, राम एक आदमी है, ठीक है ना, राम कोई व्यक्ति है। मैन इज मोर्टल, और मैन जो है ना वो मरता है। राम एक मैन है और मैन मरता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। दो स्टेटमेंट से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राम एक आदमी है, आदमी मरता है। इसका मतलब ये है कि राम एक दिन जरूर मरेगा क्योंकि राम एक आदमी है और आदमी मरता है। तो चलिए ये हमारा इन्फर रहा। तो पूरा लाइन का हम हिंदी रूपांतरण एक बार सजाकर कैसे कहेंगे, राम इज ए मैन, राम एक आदमी है। मैन इज मोर्टल, मैन जो है वो मरता है, मरणशील है, ठीक है ना। मोर्टल का मतलब मरणशील, मोर्टल का मतलब मरणशील, मतलब मैन मरता है, आप ऐसे समझे। चलिए देयरफॉर, अतः, है ना, अतः वी कैन इन्फर, हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि राम मस्ट डाई, कि राम जरूर मरेगा क्योंकि राम एक आदमी और आदमी मरता है। ये इन्फर का हमारा यूज रहा, टॉप क्लास का ये वर्ड है इन्फर। चलिए हम लोग नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। वर्ड नंबर 4 देखते हैं कि वर्ड नंबर 4 हमारा क्या है। ये सारे अच्छे वर्ड हैं। चलिए इंटेग्रिटी, देखिए किसी व्यक्ति की इंटेग्रिटी उसकी ईमानदारी होती है। पहले हम ऐसे समझते हैं किसी व्यक्ति की इंटेग्रिटी उसकी ईमानदारी होती है। चलिए अब ये पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है और इसका अगर सिंपल भाषा में कहें तो ईमानदारी। चलिए सिनोनिम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा समझा जाए। तो इसका सिनोनिम्स होगा प्रोबिटी, रेक्टिट्यूड, देखिए ये सब हम लोग एडवांस टाइप का वर्ड पढ़ रहे हैं। अपराइटनेस, ठीक है ना। और कॉमन वर्ड में कहें तो ऑनेस्टी,
और कॉमन वर्ड में लेके कहें तो ऑनेस्टी, इन सब का मतलब है ईमानदारी। चलिए इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे डिसऑनेस्टी, ठीक है ना, इसके अपोजिट हो जाएंगे डिसऑनेस्टी, बेईमानी। चलिए ये इंटेग्रिटी, सॉरी ये इंटेग्रिटी का आपका एंटो रहा, बेईमानी, ईमानदारी और बेईमानी। चलिए जैसे कि एक सेंटेंस इसे बेहतर समझ सकते हैं, यू कांट डाउट हिज इंटेग्रिटी। चलिए इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि आप उसके ईमानदारी पर संदेह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं द इंटेग्रिटी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, the integrity of our prime minister is above suspicion। चलिए इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, चलिए इसका हिंदी पहले देखा जाए, हमारे प्रधानमंत्री की जो ईमानदारी है ना, वह संदेह है। सस्पिशन का हिंदी क्या है, संदेह, वह संदेह के परे है, मतलब कि बियॉन्ड मतलब बाहर है ना, एबव का मतलब यहाँ बियॉन्ड का सेंस है ना, एबव बियॉन्ड के सेंस में इस्तेमाल किया गया है, और इसका मतलब परे अथवा बाहर, परे अथवा बाहर। इसका आप सजाकर हिंदी कैसे बोलेंगे कि द इंटीग्रिटी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री की जो ईमानदारी है, इज एबव सस्पिशन, वह संदेह से परे है, मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री की इंटीग्रिटी पर आप संदेह नहीं कर सकते हैं। तो इसका हिंदी क्या होता है, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, और दूसरा एक शब्द में कह दे तो निष्ठा, ठीक है ना, ईमानदारी या निष्ठा एक ही चीज है, ईमानदार व्यक्ति निष्ठावान होते हैं। चलिए ये हमारा वर्ड नंबर रहा 4। वर्ड नंबर 5 की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 5 क्या होने वाला है। ये सारी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, इंट्रूड। चलिए वर्ड नंबर हमारा 5 है इंट्रूड। चलिए इंट्रूड का मतलब क्या होता है, किसी के मामलों में दखल अंदाजी करना, उसके किसी क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश करना, इसका सिंपल मतलब होता है अनाधिकार प्रवेश करना। अगर आप किसी क्षेत्र में अगर आप अनाधिकार प्रवेश करते हैं तो आप उसमें इंट्रूड करते हैं। इंट्रूड बहुत टॉप क्लास का वर्ड है, ये हर तरह के इंग्लिश में ये इस्तेमाल होता है, वो रिटेन हो, स्पोकन हो, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, कॉम्पिटिटिव हो या जनरल हो, हर प्रकार के ये क्षेत्र में ये आने वाला वर्ड इंट्रूड। चलिए इंट्रूड पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब होगा। पहले हम इसका ये पहले प्रीपोजिशन देखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनटू अथवा ऑन अथवा अपॉन का यूज करेगा। चलिए मतलब इंट्रूड के साथ हम इनटू भी लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं और अपॉन भी लगा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। चलिए और इसका सिंपल मतलब की अगर हम बात करें तो घुसपैठ करना, इसका सिंपल मतलब की बात करें तो घुसपैठ करना, ठीक है ना। चलिए या दखल अंदाजी करना, दखल अंदाजी करना मतलब दखल देना, आप सिंपल भाषा में समझिए, दखल अंदाजी करना ये भी इंट्रूड होता है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स को हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं। इसके दो सिनोनिम्स बहुत ढंग के सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। एक वर्ड है आपका इंक्रोच, अगर आप कहीं पर इंक्रोच करते हैं आप अतिक्रमण करते हैं। और बहुत अच्छा एक सिनोनिम्स है इसका ट्रेसपास। ट्रेसपास का भी अर्थ होता है अवैध प्रवेश करना, घुसपैठ करना। अगर आप किसी जगह पर ट्रेसपास करते हैं आप वहां पर अवैध प्रवेश कर जाते हैं। जैसे आप ये वाक्य देखिए तो एक सेंटेंस से इसे बेहतर समझा जा सकता है, वी शुड नॉट intrude into the private lives of others। इसका हिंदी, चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा भाई, हमें दूसरों के निजी जिंदगी में, निजी मामलों में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, घुसपैठ नहीं करना चाहिए। तो चलिए ये हमारा इंट्रूड का यूज रहा, ठीक है ना। इंट्रूड का मतलब होता है घुसपैठ करना, दखलंदाजी करना। चलिए अब यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो सकता है, तो इसका अपोजिट हो सकता है विथड्रॉ, है ना, किसी चीज से हट जाना, है ना, दखलंदाजी नहीं करना, घुसपैठ नहीं करना। तो विथड्रॉ का मतलब हट जाना, आप इसको समझिए सिंपल भाषा में, ठीक है ना, या हटा लेना। अगर आप कोई चीज को अगर आप विथड्रॉ करते हैं या तो आप हट जाते हैं, नहीं तो आप हटा लेते हैं। तो ये हमारा वर्ड नंबर 5 रहा। वर्ड नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। चलिए देखा जाए वर्ड नंबर 6 हमारा क्या है। तो वर्ड नंबर हमारा जो 5 था वो था इंट्रूड। अब वर्ड नंबर 6 हमारा है लैविश। चलिए हमारा अगला वर्ड है लैविश। लैविश पार्ट ऑफ स्पीच से क्या एडजेक्टिव है। लैविश का सिंपल अगर हिंदी कहे तो लैविश का हिंदी होता है खर्चीला। यदि कोई व्यक्ति लैविश है तो वह खर्चीला है, पैसा लुटाता है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या है भाई, इसके थोड़ा सिनोनिम्स को थोड़ा सा देखा जाए। इसका सिनोनिम्स है एक्स्ट्रावेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट, अगर आप एक्स्ट्रावेजेंट हैं, आप खर्चीले हैं, पैसा उड़ाते हैं।
वेस्टफुल, है ना, आप चीजों को फूकते हैं, उड़ाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, ठीक है ना, थ्रिफ्टलेस, है ना, चलिए प्रोडिजल, ये सब खर्चीले के लिए सिनोनिम्स है, ये सब का अर्थ है खर्चीला। वर्ड और भी है लेकिन मैं अपने आप को यहां तक रोक रहा हूं। चलिए इसके अपोजिट क्या होंगे, जो कि या तो खर्च नहीं करेंगे या तो खर्च सोच समझ कर करेंगे, उड़ाएंगे नहीं। तो चलिए मीन, मीन का मतलब होता है कंजूस, अगर कोई व्यक्ति मीन किस्म का है तो वह कंजूस है। या इसके लिए एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है अल्पव्ययी, जो बहुत ज्यादा खर्च नहीं करेगा, थोड़ा सा खर्च करेगा जितना जरूरत है। तो यदि कोई व्यक्ति थ्रिफ्टी नेचर का है वो अल्पव्ययी है। इसके एक एंटो और हो जाएंगे फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या होता है, जो बचत करके चले, है ना, बचत करके चलने वाला, जो चीजों को नष्ट ना करे। यदि कोई अगर वुमेन, अगर फ्रूगल वुमेन है, फ्रूगल हाउसवाइफ है, यानी कि वो घर के बचे कुछ चीजों को वो यूज कर जाती है, फेंकती नहीं है। तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है, जो चीजों को फेंके ना, जो चीजों को ना फेंके वो फ्रूगल कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसे एक सेंटेंस देखते हैं, लैविश लाइफ स्टाइल, है ना, खर्चीला जिंदगी, ठीक है ना। चलिए ही इज लीडिंग ए लैविश लाइफ स्टाइल, एक छोटा सा वाक्य से हम इसे बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है ना। ही इज लीडिंग ए लैविश लाइफ स्टाइल, इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी निकलेगा कि वह एक खर्चीला जिंदगी को जी रहा है। लीड लाइफ स्टाइल का मतलब जिंदगी जीना। तो चलिए हमारा ये वर्ड नंबर 6 रहा, वर्ड नंबर 7 की ओर मूव करते हैं हम लोग, फटाफट चीजों को तो फटाफट कर लेते हैं। चलिए वर्ड नंबर 7 हमारा क्या है, मिनिएचर। देखिए वर्ड नंबर हमारा 7 है मिनिएचर। देखिए यदि कोई चीज अगर मिनिएचर है तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म है, ठीक है ना, लघु है, वो बहुत ही छोटा है। तो मिनिएचर पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, इसका हिंदी क्या होगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है ना। चलिए या लघु, लघु का भी मतलब छोटा होता है। चलिए इसका हिंदी होगा बहुत छोटा, सूक्ष्म अथवा लघु, सबका मतलब एक ही है। इसके सिनोनिम्स को अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। चलिए इसका सिनोनिम्स होगा आपका टीनी, बहुत छोटा। चलिए इसका भी लिख सकते हैं डिम्यूनिटिव, डिम्यूनिटिव का भी मतलब होता है बहुत छोटा। या स्मॉल स्केल, यदि कोई चीज अगर स्मॉल स्केल पर होता है तो वो छोटे स्तर पर होता है। चलिए इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, जायंट, विशाल, बहुत बड़ा, जायंट विशाल, बहुत बड़ा। चलिए अब इस एक सेंटेंस है, इस मिनिएचर को समझ लिया जाए। चलिए ये क्या वाक्य कह रहा है, थोड़ा सा मिनिएचर का यूज हम लोग समझते हैं। हनुमाना अज्यूम्ड ए मिनिएचर फॉर्म, हनुमान जी जो थे एक बहुत ही सूक्ष्म रूप, एक बहुत ही लघु रूप को धारण किए। एज्यूम का मतलब होता है धारण करना, अगर आप किसी रूप को एज्यूम करते हैं आप उसका धारण करते हैं। तो क्या कहा गया है कि हनुमान जो थे उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया, ठीक है ना, और लंका में प्रवेश कर गए। तो ये अगर आप रामायण पढ़े हैं, रामायण को समझते हैं, तो आप इस चीज को जानते हो कि लंका में प्रवेश करने के लिए उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण किया था, ठीक है। चलिए तो ये हमारा वर्ड रहा मिनिएचर, ये वर्ड नंबर हमारा जो है वो 7 है। अब हम लोग वर्ड नंबर 8 की ओर मूव कर रहे हैं। चलिए सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप ऐसे समझिए। नोटेबल, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नोटेबल। नोटेबल कैटेगरी से क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका हिंदी क्या है, उल्लेखनीय। उल्लेखनीय, उल्लेखनीय नहीं समझ में आता है तो आप समझिए कि अति महत्वपूर्ण, आप इसको समझिए अति महत्वपूर्ण। यदि कोई चीज यदि नोटेबल है तो अति महत्वपूर्ण है। चलिए इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, इसके क्या क्या सिनोनिम्स होंगे। तो नोटवर्दी, नोटवर्दी, ठीक है ना, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग, या सिंपल भाषा में कहें तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिंपल भाषा में यदि कोई चीज नोटेबल है, वो उल्लेखनीय है, वो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए जैसे कि आप इस वाक्य को देखें तो इंडिया हैज मेड, हैज मेड नोटेबल प्रोग्रेस, नोटेबल प्रोग्रेस, है ना, इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ स्पेस। चलिए
इसका हिंदी क्या निकलेगा, थोड़ा इसका हिंदी निकाला जाए। भारत ने, ठीक है ना, अंतरिक्ष, स्पेस का मतलब हम यहाँ पर अंतरिक्ष समझेंगे, ठीक है ना। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल किया है, ठीक है ना, उल्लेखनीय प्रगति किया है। स्पेस सेक्टर में पहले भारत बहुत, जब भारत आजाद हुआ तो भारत की इकोनॉमी बहुत ही पुअर इकोनॉमी थी। काफी संघर्ष के बाद भारत आज जो है वो टॉप स्पेस, क्या ना, वो टॉप जायंट बन चुका है, वो स्पेस एक जायंट बन चुका है। ये सारी बात आप समझते होंगे। चलिए, तो नोटेबल, यदि कुछ नोटेबल है वो अति महत्वपूर्ण है, वो उल्लेखनीय है, ठीक है। चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। इसका अपोजिट क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा अपोजिट को देखते हैं। अनरिमार्केबल कॉमन प्लेस, इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा, अनरिमार्केबल कॉमन प्लेस, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या होगा, साधारण। अगर इसका अगर हिंदी के बारे में बात करें तो इसका हिंदी होगा साधारण, जो कि विशेष ना हो, जो कि महत्वपूर्ण ना हो। ये वर्ड नंबर हमारा 8 था। वर्ड नंबर 9 की ओर मूव करते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को देखते हैं समय बचाते हुए। तो हमारा अगला वर्ड है नोटोरियस। देखिए, नोटोरियस का मतलब क्या होता है, कुख्यात। यदि कोई व्यक्ति नोटोरियस है तो वो कुख्यात है। कुख्यात का मतलब क्या हुआ, जो कि खराब कारणों से ख्याति उसे मिली है, लोग उसको जानते हैं, उसको ख्याति प्राप्त है उसके कुकर्मों के लिए। यदि कोई व्यक्ति अगर नोटोरियस है, यानी कि उसको सब जानते हैं, लेकिन उसके गलत चीजों के लिए, उसके गलत एक्शंस के लिए। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे भाई। अब इसके सिनोनिम्स को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इल फेम्ड, इल फेम्ड कुख्यात, बदनाम, ठीक है ना। इनफेमस, इनफेमस, ठीक है ना। और एक हम लिख सकते हैं डिसरिप्यूटेबल, डिसरिप्यूटेबल। चलिए, यदि कोई चीज यदि नोटोरियस है तो इसका मतलब है कि वह बदनाम है, ठीक है ना। और कहने का तात्पर्य क्या है कि वो अब जो चीज है वो डिसरिप्यूटेबल है। चलिए, एक सेंटेंस बना सकते हैं। दिस एरिया इज, दिस एरिया इज, ठीक है ना, नोटोरियस फॉर, दिस एरिया इज notorious for luggage snatching, sorry, luggage snatching। चलिए, luggage snatching at night। चलिए भाई, थोड़ा इसका हिंदी देखा जाए कि यह जो एरिया है यह बदनाम है, कुख्यात है, किस बात के लिए, रात में यहाँ पर ना सामान छीन लिए जाते हैं। स्नैच का मतलब छीन लेना। अगर आप कोई चीज को अगर स्नैच करते हैं, आप उसको छीन लेते हैं। लगेज का मतलब सामान। तो ये एरिया है, ये बदनाम है, ये कुख्यात है, लोग इस एरिया को जानते हैं इसके गलत चीजों के लिए। हम ऐसे भी कह सकते हैं ए नोटोरियस क्रिमिनल। ए नोटोरियस क्रिमिनल का अर्थ क्या होगा, कुख्यात अपराधी, है ना। आपको बार बार ये पेपर में ऐसा चीज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर नोटोरियस क्रिमिनल है, वो कुख्यात अपराधी है। चलिए, तो हमारा ये वर्ड नंबर 9 रहा। वर्ड नंबर 10 की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर 10 हमारा क्या है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है न्यूक्लियस। कोई खास वर्ड नहीं है। न्यूक्लियस का मतलब केंद्र। न्यूक्लियस को हम यहाँ नाउन के रूप में देखेंगे और इसका मतलब केंद्र, सेंटर से है, ठीक है ना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे केंद्र के लिए। और हमारे पास कितने वर्ड हैं, तो सेंटर, केंद्र। चलिए, और इसके लिए एक और हमारे पास वर्ड है, ठीक है ना, कोर। कोर का मतलब किनारा मत समझिएगा, यहाँ कोर का मतलब होता है ना बीच के भागों को कोर कहते हैं। कोर बहुत ही टॉप क्लास का वर्ड है, जैसे द कोर ऑफ अर्थ, है ना, पृथ्वी का केंद्र, द कोर ऑफ अर्थ, है ना। इसे सेंटेंस में बना सकते हैं, इज इन मोल्टेन स्टेट, है ना। वो द्रव, है ना, किस अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है। इतना हाईवी टेम्परेचर और इतना प्रेशर है कि वहां के मेटल को क्या कर दिया है, जो पृथ्वी के केंद्र में जो भी है उसको किस अवस्था में डाल दिया, मोल्टेन स्टेट में डाल दिया है, पिघली हुई अवस्था में डाल दिया है। यदि कोई चीज अगर मोल्टेन है तो वो पिघली हुई है। चलिए, सारा चीज क्लियर हो रहा है। तो न्यूक्लियस का मतलब केंद्र होता है। चलिए, वर्ड नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला वर्ड है पोटेंशियल। वर्ड नंबर 11 में चलते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब देखिए, यहाँ पर फिजिक्स का पोटेंशियल नहीं है, इंग्लिश का पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब संभावित है, जो हो सकता है, जो भविष्य में हो सकता है। चलिए, पोटेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच से क्या एडजेक्टिव है, और इसका अगर हिंदी की बारे में बात करें तो संभावित है, जो चीज भविष्य में घट सकता है, ठीक है ना। चलिए, सिनोनिम्स को देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या है भाई, तो इसका सिनोनिम्स है ना, प्रोबेबल, जो हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, हम लोगों ने देखा है इसके लिए प्रोस्पेक्टिव, जो हो सकता है, या लाइकली, संभावित। चलिए, हम लिख सकते हैं ये वाक्य, देखिए तो लाइकली को थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा है लाइकली।
लाइकली का मतलब क्या है, जो संभव है, जो संभव है और जो हो सकता है। जैसे देखिए तो इन मेनी केसेस, इन मेनी केसेस, ठीक है ना, चलिए प्रॉपर्टी इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ, ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ conflict, a potential source of conflict in the family। चलिए इसका हिंदी पहले निकालते हैं तो हमें पोटेंशियल समझ में आएगा। चलिए कह रहा है क्या, अधिकांश मामलों में जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति होती है वो परिवार में संघर्ष का कारण बन जाता है, झगड़े के कारण बन जाता है, ठीक है ना, झगड़े के संभावित कारण बन जाता है। कारण अभी तो नहीं है लेकिन वो कारण कभी भी बन सकता है। यदि कोई सोर्स, यदि पोटेंशियल सोर्स है, इसका मतलब है कि अभी तो वो स्रोत नहीं है लेकिन वो इन द फ्यूचर कभी भी वो स्रोत बन सकता है, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। पोटेंशियल के बाद वर्ड नंबर 12, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो हमारा अगला वर्ड है प्रेडिसेसर। चलिए हमारा अगला वर्ड है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है, पूर्वाधिकारी। किसी व्यक्ति के पहले वाला जो ठीक व्यक्ति होता है उसका प्रेडिसेसर होता है। जैसे कि अभी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी के ठीक अगर पहले के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी के क्या है, नरेंद्र मोदी के वो प्रेडिसेसर है। प्री मतलब पहले, है ना, पूर्वाधिकारी को प्रेडिसेसर कहते हैं। प्रेडिसेसर नाउन है। चलिए पूर्वाधिकारी। चलिए और इसके लिए लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम्स कोई खास नहीं है, इसका सिनोनिम्स होगा फोर रनर, ठीक है ना, इसका सिनोनिम्स होगा फोर भी मतलब होता है पहले, ठीक है ना, फोर रनर। तो पूर्वाधिकारी के लिए एक और सिनोनिम्स है आपका फोर रनर। जैसे कि हम इसी बात को लिख सकते हैं कि मनमोहन सिंह, ठीक है ना, इज अ प्रेडिसेसर, द लगा देते हैं यहां पर। चलिए मनमोहन सिंह इज द प्रेडिसेसर ऑफ मिस्टर मोदी, ठीक है ना। मिस्टर मोदी के प्रेडिसेसर कौन है, तो मनमोहन सिंह है। चलिए मिस्टर मोदी। चलिए इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे जो आगे आने वाला होगा, ठीक है ना। ये तो पूर्वाधिकारी था जो पहले में था, आगे आने वाले को क्या कहेंगे, सक्सेसर। सक्सेसर क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी, ठीक है ना। सक्सेसर क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी। अब मिस्टर मोदी के सक्सेसर कौन है, ये अभी तो चीज अननोन है, अभी चीज अननोन है। चलिए हम लोग 13 में आते, वर्ड नंबर हमारा 13 होगा। देखते हैं कि वर्ड नंबर 13 क्या कह रहा है। चलिए हमारा वर्ड नंबर 13 है प्रेस्टीज। हमारा वर्ड नंबर 13 है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, नाउन है। इसका हिंदी क्या होता है, इज्जत, प्रतिष्ठा, ठीक है ना। इज्जत या प्रतिष्ठा को हम लोग प्रेस्टीज कहते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा भाई, चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टेटस, चलिए रिप्यूट, रिप्यूट, चलिए स्टेटस और रिप्यूट दो अच्छे सिनोनिम्स है। इसका भी हिंदी है प्रतिष्ठा, ठीक है ना। स्टीम, सम्मान, प्रतिष्ठा और सम्मान एक ही चीज है। चलिए जैसे कि हम किसी चीज को ना प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं, वो प्रेस्टीज इशू बन सकता है, हम बन जाता है। कोई चीज हमारे लिए प्रेस्टीज इशू बन सकता है। जैसे कि देखिए अभी एक एग्जाम होने वाला और इस एग्जाम को किसी भी कीमत पर निकालना है, पूरा प्रतिष्ठा दांव पर लगा है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो दिस एग्जाम इज, ठीक है ना, इज अ प्रेस्टीज इशू फॉर मी। इसका हिंदी क्या निकलेगा, सॉरी, है ना, फॉर मी, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि ये जो परीक्षा है हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का प्रेस्टीज, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसकी इज्जत होता है, उसका सम्मान होता है। वर्ड नंबर 14 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। चलिए हमारा वर्ड है प्रोट्रूड। देखिए हमारा वर्ड है प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, शरीर की किसी चीज, है ना, भाग का बाहर निकल जाना, शरीर की किसी चीज भाग का बाहर निकल जाना, ये प्रोट्रूड होता है, ठीक है ना। तो बाहर निकलना हमारा प्रोट्रूड हो गया। चलिए इसका एडजेक्टिव फॉर्म कैसे करेंगे, बाहर निकला हुआ, प्रोट्रूडेड, बाहर निकला हुआ, प्रोट्रूडेड। इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो होगा वो होगा प्रोट्रूडेड। तो प्रोट्रूडेड का क्या हो जाएगा, बाहर निकला हुआ, ये एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। चलिए अब इसके सिनोनिम्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, प्रोट्रूड मतलब बाहर निकलना, तो बाहर निकलने के लिए और क्या वर्ड है, स्टिक आउट।
यदि कोई चीज अगर स्टिक आउट होता है वो बाहर निकला होता है, ठीक है ना, स्टिक आउट मतलब बाहर निकलना। इसी तरह से होता है बल्ज, बल्ज मतलब ये होता है बाहर निकलना, बल्ज आउट बाहर निकलना, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो बाहर निकलने के लिए हमारे पास दो वर्ड और है, स्टिक आउट एंड बल्ज आउट। चलिए अब इसका अपोजिट क्या होगा, सिंक, सिंक मतलब धंसना, बाहर निकलने का, अंदर में चला जाना, धंस जाना, ठीक है ना। तो यदि कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी यदि आपका धंसा हुआ, जैसे धंसा हुआ चेहरा, धंसा हुआ पेट, धंसा हुआ आंखें, ये सब धंसने के लिए क्या वर्ड है, सिंक है। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, हम लिख सकते हैं, देखिए तो, द मल नरिस्ट, द मल नरिस्ट, द मल नरिस्ट चिल्ड्रेन हैव पोट्यूटेड बेली, है ना, द malnourished चिल्ड्रेन हैव पोट्यूटेड बेलीज। इसका चलिए हिंदी क्या निकलेगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वे बच्चे जो कुपोषण के शिकार होते हैं, कुपोषित बच्चे, आप इसको सिंपल भाषा में द यहां से हटा देते हैं, द का कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हमारा ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है ना। क्या करा है, malnourished चिल्ड्रेन हैव पोट्यूटेड बेलीज, यानी कि वे बच्चे जो कि कुपोषित होते हैं उनका पेट क्या होता है, देखिएगा हाथ पैर पतला होता है और पेट उनका बाहर निकला हुआ होता है। तो बच्चों प्रोट्यूट का ये मतलब होता है बाहर निकलना, है ना। अगर आप कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी को बाहर निकालते हैं, तो जैसे कि अगर हमको कहना है कि ट्रेन से हाथ बाहर मत निकालो, खिड़की से हाथ बाहर मत निकालो, हम कैसे इसको कहेंगे, डोंट प्रोट्रूड। हम इस चीज को कैसे कहेंगे, डोंट प्रोट्रूड, ठीक है ना, योर हैंड आउट ऑफ द ट्रेन, आउट ऑफ द ट्रेन। तो यदि किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी को अगर बाहर निकालते हैं, सीमा से बाहर जाता है, तो वो चीज प्रोट्रूड होता है। ये वर्ड नंबर हमारा 14 रहा। वर्ड नंबर 15 की ओर आते हैं थोड़ा सा। चलिए अब हमारा अगला वर्ड है रिसोल्यूट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिसोल्यूट। रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है, दृढ़, मजबूत, ठीक है ना। रिसोल्यूट पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। रिसोल्यूट का हिंदी है दृढ़ या मजबूत, ठीक है ना। कोई चीज यदि दृढ़ है, मजबूत है, तो वो रिसोल्यूट है। चलिए इसका एंटोनिम्स कर लेते हैं, इसका एंटोनिम्स थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका एंटोनिम्स क्या क्या है और सिनोनिम्स क्या क्या है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड, डिसाइडेड, ठीक है ना, डिसाइडेड, फर्म। चलिए ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दृढ़। इनका भी अर्थ होता है दृढ़, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर रिसोल्यूट है किसी मामलों में, तो वो ठान लिया है कि वो उसको करना है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हाफ हार्टेड, जो दृढ़ ना हो और बेमन से काम करे, ठीक है ना, हाफ हार्टेड, है ना। इसको सिंपल भाषा में कहेंगे बेमन से। यदि कोई काम आप दृढ़ता से नहीं करते, बेमन से करते हैं, तो आप उसको हाफ हार्टेड करते हैं। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें तो, द गवर्नमेंट इज resolute in mitigating या alleviating, यहां पर करते हैं, ठीक है ना। चलिए द गवर्नमेंट इज resolute in alleviating है ना पॉवर्टी। इसका हिंदी, चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी को पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सरकार जो है वो दृढ़ निश्चयी है ना, गरीबी को खत्म करने में। एलिविएट का भी मतलब होता है खत्म करना, कम करना। तो कम करना, खत्म करने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि आप कुछ को एलिविएट करते हैं, आप उसको कम करते हैं, विशेष तौर पर पॉवर्टी के लिए इसका इस्तेमाल होता है, कम करना, खत्म करना। चलिए ये इसके हिंदी हो गए एलिविएट के। तो बच्चों ये रिजोल्यूट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आप इसके और भी अर्थ है, लेकिन जो ओबियस अर्थ है, जो मूल अर्थ है, वो उस अर्थ के बारे में मैं बात कर रहा हूं। चलिए वर्ड नंबर 16 को देखते हैं। वर्ड नंबर हमारा 16 क्या कह रहा है भाई, चलिए तो सीक्वेंस हमारा अगला वर्ड है, सीक्वेंस। ये कोई खास वर्ड नहीं है। चलिए सीक्वेंस नाउन है और इसका मतलब होता है क्रम, ठीक है ना। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कोई खास सिनोनिम्स नहीं है। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर का भी अर्थ होता है क्रम, है ना। जैसे कि कोई कह रहा है कि अरेंज द लेटर्स, ठीक है ना, इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। कोई कह रहा है क्या कि लेटर को, ठीक है ना, लेटर्स को, जो लेटर जो एबीसीडी वाला जो लेटर्स है, आप इसको सही क्रम में सजाएं। चलिए तो ये हमारा वर्ड सीक्वेंस रहा, कोई खास नहीं है। चलिए 17 की ओर हम मूव करते हैं। वर्ड नंबर 17 चेक देखा जाए। वर्ड नंबर 17 हमारा क्या है, तो वर्ड है साइमल्टेनियस। अच्छा वर्ड है, वर्ड है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस एडजेक्टिव होगा, और साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, साथ साथ। यदि कोई चीज को अगर आप एक साथ करते हैं, तो आप साइमल्टेनियस वे में करते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे साथ साथ के लिए भाई, और क्या क्या वर्ड है हमारे पास,
तो साथ साथ के लिए हमारे पास है कनकमिटांट, टॉप क्लास का वर्ड है ये। कनकमिटांट ये टॉप क्लास का वर्ड है। या कनकरेंट, या कनकरेंट, कनकरेंट का भी अर्थ होता है साथ साथ। यदि आप कोई चीज को कनकरेंट वे में करते हैं अथवा कमिटांट करते हैं तो आप साथ साथ करते हैं। जैसे आप इस वाक्य को देखें, है ना। चलिए इसके पहले एंटोनिम्स को पहले क्लियर कर लें। तो ए सिंक्रोनिस्टिक, चलिए ए सिंक्रोनस, ठीक है ना। चलिए देखिए सिंक्रोनस क्या होता है, जो साथ साथ चले, और जो साथ साथ नहीं चले वो ए सिंक्रोनस होता है। यदि कोई चीज, जैसे कि आप घड़ी का आप सुई देखिए, घड़ी का सुई हम लोग कैसे देखते हैं, उसका मिनट, सेकेंड, घंटा, तीनों का रोटेशन साइमल्टेनियस है, तीनों एक साथ चलते हैं। उनकी डिग्री अलग अलग होते हैं तीनों, लेकिन एक साथ चलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि दो सुई रुका है और एक सुई चल रहा है, तो उसका रोटेशन कौन सा रोटेशन होगा, ए सिंक्रोनस होगा, ठीक है ना। जो साथ साथ ना हो, जो अलग अलग हो, साथ साथ ना हो, जो अलग अलग हो, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं साथ साथ ना हो, साथ साथ ना हो, वो चीज ए सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस साथ साथ चलेगा। जैसे कि गाड़ी का, अगर मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं तो दोनों पहिया एक साथ चलेंगे, कार चला रहे हैं चारों पहिया एक साथ चलेंगे, तो उनका जो रोटेशन होता है वो सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस भी अपने आप एक टॉप क्लास का वर्ड है। और ए सिंक्रोनस अगर लग गया तो इसका मतलब है कि अब वो साथ साथ नहीं रहेंगे। तो साइमल्टेनियस यदि कोई चीज है तो वह साथ साथ है। इसके दो अच्छे सिनोनिम्स है, कनकमिटांट और कनकरेंट। चलिए हम लोग नंबर 18 वर्ड की ओर मूव कर रहे हैं। वर्ड नंबर 18 को देख रहे हैं। वर्ड नंबर 18 हमारा सॉलिसिट। सॉलिसिट मतलब मांगना। यदि आप कोई चीज को सॉलिसिट करते हैं, आप उसको मांगते हैं, साधारण सा ये वर्ड है। चलिए मांगने के लिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या सिनोनिम्स है। तो कुछ अच्छे सिनोनिम्स है। सिक, सिक मतलब मांगना, थोड़ा ध्यान दिया जाए। यदि आप कुछ को सिक करते मांगते हैं, आस्क फॉर, है ना, अगर आस्क फॉर करते हैं तो आप उसको मांगते हैं। चलिए तो ये सोलिसिट, जैसे कि मैं आपसे आपका सहायता मांगता हूं, कैसे लिखेंगे इसको, आई सोलिसिट, है ना, यू, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं, यू को हटा देते हैं, आई सोलिसिट हेल्प, है ना, मैं मदद मांगता हूं। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, आई सोलिसिट हेल्प, है ना, मैं मदद मांगता हूं। चलिए हम लोग वर्ड नंबर 19 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर 19 हमारा क्या है। तो वर्ड नंबर 19 हमारा टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, ठीक है ना। टेक्सटाइल का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। चलिए टेक्सटाइल नाउन भी है, टेक्सटाइल एडजेक्टिव भी, एडजेक्टिव के रूप में लेता हूं तो टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा। फैब्रिक इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, कोई खास वर्ड नहीं है। हम बात को आगे लेके चलते हैं। वर्ड नंबर 20 टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट, किसी चीज का बनावट को टेक्सचर कहते हैं। टेक्सचर नाउन है, ठीक है ना, बनावट। चलिए यह संरचना, अगर बनावट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको संरचना समझिए। बनावट अथवा संरचना, किसी का संरचना जो होता है उसका टेक्सचर होता है। चलिए अब इसके लिए सिनोनिम्स इसका क्या लिख सकते हैं, फील या टच, है ना, फील या टच। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, द टेक्सचर ऑफ ब्लैक सॉइल, द टेक्सचर ऑफ ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर कॉटन, ठीक है ना। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, चलिए इसका हिंदी ये निकलेगा कि सूत के लिए, है ना, कॉटन क्रॉप जो होते हैं, है ना, कपास, कपास आप इसको समझिए, है ना, कपास के खेती के लिए जो काली मिट्टी की जो संरचना होती है वो आदर्श होती है। तो बच्चों आज का हमारा ये वॉल्यूम 1 का लेसन 5 इतना रहा। लेसन 5 में अगर हम 2-3 वर्ड को छोड़ दें, जैसे कि टेक्सचर ही ले लेते हैं, टेक्सटाइल ही ले लेते हैं, न्यूक्लियस ले लेते हैं, इसमें अगर हम ये 3-4 जो वर्ड दिए गए हैं अगर इसको छोड़ देते हैं तो लगभग 15-16 वर्ड्स हमारे लिए एकदम सुपर वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स आपको मैं जैसे बार बार कह रहा हूं, ये वर्ड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस फुल वीडियो को देखिए और अपने वोकैब को आप स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर इसको बनाइए आप। चलिए आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।